हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम आपके सॉलिड स्टेट चैप्टर का 9th लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में। ठीक है, आइए तो अपन बात करें चुंबकीय गुण। इसे अपन बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो पहले तो हम ये जानें कि कोई पदार्थ चुंबकीय कब होता है और होता है तो क्यों होता है। ठीक है, हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि कोई भी गतिमान आवेश जो होता है उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कोई भी कण है जिस पर कोई ना कोई चार्ज है, अगर वो गति करेगा, अगर वो क्या करेगा, गति, तो उसके चारों तरफ किसका निर्माण हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। तो अगर अपन बात करें कि भाई ठोसों के अंदर में ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो हम जानते हैं कि जो ठोस होते हैं, ठोस जो भी है वो परमाणु से मिलकर बना हो सकता है, अणु से मिलकर बना हो सकता है, आयन से मिलकर बना हो सकता है, और उनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन है इस पर आवेश होता है कौन सा, नेगेटिव। बात सही है। अब इस इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, एक होती है कक्षीय गति, ठीक है, और दूसरी कौन सी होती है, चक्रण गति। एक कौन सी होती है, कक्षीय गति, दूसरी कौन सी होती है, चक्रण गति। कक्षीय गति क्या होता है, जैसे कि ये आपका नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये कौन सी गति हो गई, कक्षीय गति हो गई। दूसरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी ही एक्सिस पर घूर्णन करता है। अगली बात समझ में, यानी अपनी एक्सिस पर ये ऐसे घूमता है। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं चक्रण गति। तो इन इलेक्ट्रॉन की इन गतियों के कारण से यहां पर उत्पन्न होता है कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण। कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण म्यू एल बोलते हैं, और इसकी वजह से उत्पन्न होता है चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, इसको अपन बोलते हैं म्यू एस। आगे बात समझ में, इन दोनों का जो टोटल होता है वो होता है चुंबकीय आघूर्ण। दिस इज चुंबकीय आघूर्ण। बात ठीक है। अब जो ये वाली वैल्यू होती है ना, ये अत्यल्प होती है। क्या होती है, अत्यल्प। बहुत ही कम मात्रा होती है इसकी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है ना, कक्षा के अंदर चक्कर लगाता है, तो बाहर के वातावरण से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। बाहर के वातावरण का इलेक्ट्रॉन की जो कक्षीय गति होती है इस पर फर्क पड़ता है, इसलिए इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है, ठीक है ना, वो बहुत सीमित हो जाता है। इसलिए इसको अपन क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। अत्यल्प ना, नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो म्यू इक्वल्स टू क्या हो जाता है, म्यू एस। और हमें पता है कि म्यू एस इक्वल्स टू होता है √n+2 bm बोर मैग्नेटॉन। तो म्यू एस की जो वैल्यू है, जो फॉर्मूला है, वही क्या हो जाता है, म्यू हो जाता है n+2 bm। bm का मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। ये इकाई होती है चुंबकीय आघूर्ण की। ये चुंबकीय आघूर्ण की क्या होती है, इकाई होती है। ठीक है भाई। और यहां n का मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, नेगेटिव आवेश होता है। बात सही है। तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं वो बेसिकली किसकी वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से। ठीक बात है। चलिए, तो हमें ये तो मालूम चला कि चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है वो उसका रीजन क्या है। ठीक है भाई, रीजन है गति, और गति कौन कर रहा है, ऋणावेश। ऋणावेश किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है भाई। तो अब चुंबकीय गुणों के आधार पर हम ठोसों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है भाई। चुंबकीय गुणों के आधार पर जो ठोस होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है अनुचुंबकीय ठोस, इसे अपन बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सॉलिड।
पैरामैग्नेटिक सॉलिड। दूसरा कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय, इसे अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक सॉलिड। तीसरा होता है लौह चुंबकीय ठोस। कौन सा होता है, लौह चुंबकीय, इसे अपन बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक सॉलिड। अगला होता है प्रतिलौह चुंबकीय, यानी इसका उल्टा, प्रतिलौह चुंबकीय, इसे अपन बोलते हैं एंटी मैग्नेटिक। और लास्ट होता है लघु लौह चुंबकीय, जैसे अपन फेरी चुंबकीय भी कहते हैं, फेरी चुंबकीय ठोस भी कहते हैं। दिस इज फेरी मैग्नेटिक, ये फेरो है, यहां पे ओ है, यहां पे फेरी है, यहां पे आई है। ठीक है भाई, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर हम ठोसों को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और लघु लौह चुंबकीय। हम बात करेंगे पहले अनुचुंबकीय ठोस के बारे में। ठीक है भाई, अनुचुंबकीय ठोस कौन से होते हैं, ये होते हैं ऐसे ठोस जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें, ऐसे ठोस जिन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करता है, चुंबकीय बल रेखाओं को आकर्षित करेगा, यानी ये खुद किसकी भांति काम करना स्टार्ट कर देता है, एक दुर्बल चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देता है। ऐसे ठोस क्या कहलाते हैं, अनुचुंबकीय ठोस। आगे बात सब खुद क्या बन गया, मैग्नेट। अच्छा, अब अगर अपन यहां से ना इन चुंबकीय क्षेत्र को हटा ले तो जो इसका चुंबकीय जो गुण उत्पन्न हुआ था ना, वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी ये अनुचुंबकीय ठोस तब तक ही चुंबक की भांति काम करते हैं जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र उसके पास उपस्थित हो। अगर हम इसको हटा दें तो इसका जो ये चुंबकत्व का जो गुण है वो भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। बात ठीक है भाई, पहली बात। दूसरी बात अब ये है कि भाई ऐसा क्या है, क्यों भाई ये चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित कर रहे हैं, खुद वीक मैग्नेट की तरह काम कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। इसका रीजन है इनमें होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। हमें पता है परमाणु, कोई भी जो ठोस मान लीजिए परमाणु से मिलकर बना हुआ है, परमाणु में क्या होते हैं, कोश में क्या होते हैं, उपकोश में कौन होते हैं, कक्षक, और कक्षक में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, और अगर वो इलेक्ट्रॉन कैसा है, अयुग्मित है, यानी मान लीजिए कि ये कोई कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन केवल एक है, तो या तो वो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। आगे बात समझ में, अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो किसी एक डायरेक्शन में घूमेगा जिससे उसका चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसलिए वो चुंबक की भांति व्यवहार करना शुरू कर देगा। तो अगर अपन बात करें अनुचुंबकीय ठोसों के चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे, हमें पता है √n+2 बोर मैग्नेटोन, यानी ऐसे ठोसों के चुंबकीय आघूर्ण का भी कुछ न कुछ मान होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, वो सारे एग्जांपल्स जिसमें आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख जाए। जैसे मैं आपको बोल दूं सोडियम है, मैं आपको बोल दूं मैग्नीशियम प्लस है, मैं आपको बोल दूं आपके पास एल्यूमिनियम है। अगर अपन अणुओं की बात करें तो TiO है, कौन है आपका, TiO है। ठीक है ना, हमारे पास कोई आयन हो सकता है, मान लीजिए Fe2+ है। ये सब कैसे हैं, आपके अनुचुंबकीय ठोस हैं। सोडियम परमाणु क्रमांक होता है 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये सबसे बाह्यतम वाला कोश है। इसके अंदर में केवल एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। हम बात करेंगे Mg+ की, तो यहां से लेकर यहां तक का तो सेम होगा। फिर क्या लगाएंगे, 3s2, यानी इसके अंदर में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही मैंने Mg+ लगाया, इसका मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। इसके पास भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, यानी ये भी कैसा हो जाएगा, आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। हम Fe2+ की बात करें, Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में बाद में भरेंगे, पहले 4s में 2, यानी यहां से लेकर यहां तक के हो गए 18, तो यहां कितने हो गए, 2 20, बाकी कितने बचे 6, तो 6 यहां लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे Fe2+ कह रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा, 4s 0 हो जाएगा ना। तो अंतिम 3d है,
डी कक्षक होते हैं 5, ठीक है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कौन सा नियम लगाया हमने? हुंड के बहुलकता का नियम लगाया। किसका नियम लगाया हमने? हुंड के बहुलकता का नियम। हुंड का नियम क्या है कि सभी समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाएगा, वो भी समान चक्र में। जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके पश्चात उसका युग्मन प्रारंभ होगा, तो आप देखेंगे इसमें 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए कैसा हो जाएगा? ये आपका अनुचुंबकीय हो जाएगा। हम TiO की बात करते हैं, ठीक है ना। टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 है, यहां से लेकर यहां तक का तो 18 हो जाएगा। 3D में बाद में भरेंगे, पहले 4s में 2 भरेंगे, कितना हो गया? 18 और 2 20 है, कितने? 22, तो मैंने 2 यहां कर दिए, हो गया। लेकिन यहाँ पे ना टाइटेनियम ऑक्साइड है, हमें टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा। टाइटेनियम को आप x मानोगे, O का होता है माइनस का 2 बराबर हो गया 0, यानी x माइनस 2 बराबर 0, x का मान क्या हो गया? +2। तो +2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। डी कक्षक है, डी कक्षक 5 होते हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? केवल 2, यानी यहाँ पर भी अनपेड और यहाँ पर भी अनपेड। आगे बात समझ में। तो अनुचुंबकीय ठोस वो होते हैं जिनके परमाणुओं के कक्षकों में क्या होंगे? अनपेड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रॉनों का किसी एक विशेष दिशा के अंदर में या तो दक्षिणावर्त दिशा होगा या फिर वामावर्त दिशा होगा। उसमें क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन घूर्णन करेगा, जिसके से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है भाई। और ये तब तक ही चुंबक की भांति काम करेंगे जब तक कि चुंबकीय क्षेत्र है। जैसे आपने उसे हटाया, चुंबकीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बात ठीक है ना। चलिए आगे बात करें। सेकंड आता है आपका प्रतिचुंबकीय, डायमैग्नेटिक सॉलिड। ये ऐसे ठोस होते हैं जिन्हें अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, ऐसे रिपेल करेंगे। ऐसे क्या कहलाते हैं? आपके प्रतिचुंबकीय ठोस। आकर्षित करें अनुचुंबकीय, प्रतिकर्षित करें प्रतिचुंबकीय ठोस। आगे बात समझ में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0, यानी सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? युग्मित होते हैं। आगे बात समझ में। यानी ये एक कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन दक्षिण दिशा में घूम रहा है, तो इससे कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है, उससे भी कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे के बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। आगे बात समझ में। क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण अलग अलग है, दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, दोनों का मान बराबर होगा, ताकत बराबर होगी, क्षमता बराबर होगी, लेकिन उनकी दिशा विपरीत होती है, जिससे वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, ठीक है भाई। इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान भी कितना होता है? 0। क्यों होगा? क्योंकि n का मान क्या होता है? यहाँ पर 0 होता है। बात सही है। अब ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं? अब इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आपसे बोल दूं Na+, मैं आपसे बोल दूं Mg2+, PiO2 है, Sc2O3 है ना, Cr2O7 है। इन सब में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d में बाद है पहले 4s में 2, 18, 2 20 और बाकी 4 24 हो गया। लेकिन इसमें ऐसा होता नहीं। क्रोमियम में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन s से निकल के कहां आता है? d में। ऐसा क्यों होता है? ताकि भाई डी कक्षक कैसा हो जाए? अर्धपूरित हो जाए, और जैसे अर्धपूरित हो जाएगा ये अधिक स्थायी हो जाएगा, ऐसा है। लेकिन अब हमें यहाँ पर क्रोमियम का क्या निकालना पड़ेगा? ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा हमें? यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना होगा। तो क्या होगा? क्रोमियम का, इस क्रोमियम को अपन क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे अपन इसको? सॉरी, ये Mn2O7, ठीक है ना, Mn2O7 है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये Mn, दिस इज 25, ठीक है भाई। कितना होता है Mn का? 25। तो ये हो जाएगा 3, 5 and 4s2, ठीक है। ओके भाई, अपन बात करेंगे, ठीक है। तो Mn को अपन x मानेंगे। Mn को अपन ने क्या माना? x। परमाणु कितने हैं? 2, 2x प्लस O का होता है -2, 7 परमाणु है, 0। 2x माइनस 14 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 14, x इक्वल टू प्लस का 7, यानी D में कितने थे इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4, ठीक है भाई। 1 2 3 4 5, ठीक है। और 4s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बात सही है। अब हमें करना क्या है? 7 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 7। तो 2 यहां से निकल जाएंगे, 5 यहां से,
ये भी खाली हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा, खाली। और ये बाकी सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित। क्रोमियम का देखो तो क्या आ जाएगा, CrO3 हो जाएगा। क्रोमियम में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लस का 6 निकलेगा, बाहर के जो उसके कक्षक होते हैं उन सबसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसमें भी सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएंगे, पेड़ हो जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। बात ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय ठोस कौन से हुए, जो चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन का चक्कर विपरीत दिशा में होता है, जिससे विपरीत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिनका परिमाण बराबर होता है लेकिन दिशा विपरीत होती है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान शून्य होता है और इसके एग्जांपल्स ये वाले हो जाएंगे। एग्जांपल्स और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका कौन सा, प्रतिचुंबकीय, ठीक है। फिर आता है आपका लौह चुंबकीय। कौन सा आता है आपका, लौह चुंबकीय, ठीक है भाई। यानी ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं, बहुत ज्यादा ताकत से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। आगे बात समझ में, ऐसे ठोस जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र को बहुत अधिक ताकत से, बहुत अधिक शक्ति से अपनी तरफ खींचते हैं, आकर्षित करते हैं, लौह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें बहुत सारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें क्या होते हैं, बहुत अधिक क्या होते हैं, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आगे बात समझ में, सभी इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है भाई, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो संरेखण होता है वो समान दिशा में होता है, समान दिशा में। अब अगर एक ही दिशा में होगा तो इसका मतलब है उनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान है, इनका जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो बहुत अधिक हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बहुत ही अधिक हो जाता है, ठीक है भाई। आगे बात समझ में। अच्छा, इनमें भी खास बात एक और है कि अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा लें तब भी इनमें चुंबकीय गुण बने रहते हैं। उसमें नहीं थे लेकिन इनमें चुंबकीय गुण बने रहते हैं, इसलिए इनसे हम क्या बनाते हैं, स्थायी चुंबक बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है भाई। अब आप इसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करें, हालांकि वो फिजिक्स का मैटर चला जाता है, फिर हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई लोहे का हमारे पास, लोहे की धातु है हमारे पास, ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे लोहे के खंड बन जाते हैं और ये छोटे छोटे चुंबक बन जाते हैं। मैंने 4 पार्ट में बांट दिया। इसमें इलेक्ट्रॉन का संरेखण ऐसा, देखो सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन है और सबका संरेखण एक ही दिशा में है, ये खुद एक छोटी चुंबक बन जाती है। ऐसे ही इनमें ऐसा होगा। कोई तो दूसरा कोई ऐसा डोमेन, इसे अपन क्या बोलते हैं, डोमेन। जो छोटे छोटे खंड, जो छोटे छोटे चुंबक बने हैं अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, डोमेन बोलते हैं। तो यहां पर ये चुंबक, यहां पे चुंबक, लेकिन दोनों का जो डोमेन का संरेखण है वो कैसे एक दूसरे के विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आगे बात समझ में, बोलो कोई प्रॉब्लम। ऐसा इनमें, इसको मैंने क्लॉकवाइज कह दिया तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज बोल दूं, इस तरीके से। लेकिन जैसे ही हम इसको किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो इन सभी डोमेन का संरेखण, इन सभी जो डोमेन्स है, इन सब में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इन सब की दिशा कहां हो जाती है, एक ही दिशा में हो जाते हैं। अब जब एक ही दिशा में हो गए तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज्यादा निकल के आता है। आगे बात समझ में। अब अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लें तब ये संरेखण बना रहता है। आगे बात समझ में, ये संरेखण बना रहेगा, इसलिए इनसे परमानेंट मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक है भाई। इसके एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, फैकोनी, धातुएं होती है मोस्टली, अल्निको, ये सब क्या है भाई, आपके लौह चुंबकीय ठोस है। आगे बात समझ में बहुत सिंपल है। ये ऐसे ठोस हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से आकर्षित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हटा भी लिया जाए तब भी इनमें चुंबकीय गुण बने रहते हैं, इसलिए हम इनसे क्या बनाते हैं, स्थायी चुंबकों का निर्माण करते हैं। इनमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर में जो धातु है, जो धातु के अंदर छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, जो खुद चुंबक की भांति व्यवहार करने के लिए डोमेन कहा जाता है। परंतु इनके डोमेन का संरेखण ऐसा होता है कि एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। लेकिन जब हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इन सभी डोमेन्स का संरेखण एक ही दिशा में हो जाता है, जिससे इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान बहुत ज्यादा निकल के आता है। अब अगर अपन चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी दें तब भी इन डोमेन का संरेखण बना रहेगा, इसलिए इनसे अपन क्या बनाते हैं, परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं, ठीक है भाई। ये हो गया आपका लौह चुंबकीय ठोस। कोई प्रॉब्लम, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है भाई। आगे बात करेंगे। फिर आता है अपना प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। देखो नाम में क्या आ रहा है, लौह चुंबकीय, यानी ये होते तो लौह चुंबकीय ठोस की भांति हैं,
लेकिन इनमें जो डोमेन का संरेखण, डोमेन का मतलब है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनमें डोमेन का संरेखण इस प्रकार से होता है कि ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। या तो इनमें ऐसा संरेखण होगा, या मान लीजिए कि 3 तो क्लॉकवाइज हैं तो 3 एंटी क्लॉकवाइज हैं, 2 क्लॉकवाइज हैं तो बाकी 2 एंटी क्लॉकवाइज है। कहने का मतलब है ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस कहते हैं। बात सही है ना। अगर अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें तो हमारे पास MnO, MnO2, Mn2O3, Fe2O3 ये इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं। सर इसका एग्जांपल बताओ, ये Fe2O3 कैसे, आओ मैं आपको समझाता हूँ इसमें। ठीक है भाई, इस Fe2O3 में Fe का ऑक्सीजन अंक निकालिए। ठीक है भाई, Fe जो होता है उसका परमाणु क्रमांक 26 है, हमें पता है 18 तो आ जाते हैं आर्गन में, फिर 3D फिर 4s, पहले 4s में 2 भर दीजिए, हमने 2 भर दिए, बढ़ा लो 20, बाकी कितने आ गए 6, 26। Fe का ऑक्सीजन अंक निकालो, Fe को x मानेंगे, परमाणु 2 है 2x, O का माइनस का 2, 3 से गुणा बराबर 0, 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस का 6, मैंने ट्रांसफर किया, पक्षांतरण किया, डिवाइड करेंगे कितना आएगा, प्लस का 3। बात सही है। ये हमारे डी कक्षक है, ठीक है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। फिर है आपका 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। लेकिन अब हमें +3 करना है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे बाहर वाला कोष जो होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, यहां से निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिर आपका जो 1 इलेक्ट्रॉन आपका 4d6 है तो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाता है। आगे बात समझ में। अब सब में क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 5। बात सही है। लेकिन क्या Fe2O3 में क्या केवल एक ही Fe का परमाणु है क्या, नहीं, इसके अगल में Fe होगा, बगल में Fe होगा, इधर Fe होगा, नीचे बहुत सारे Fe होंगे। तो जैसे मान लीजिए कि इसके बगल में एक और Fe है, ठीक है, तो उसका जब डोमेन, तो उसके जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका संरेखण कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये इसको खत्म करेगा, ये इसको खत्म करेगा, ये इसको करेगा, ये इसको, ये इसको, इस तरीके से ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। इसलिए इनके चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। ठीक है भाई, होते लोह चुंबकीय ठोस की बात ही है, परंतु इनके डोमेन का संरेखण, इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का संरेखण इस प्रकार से होता है, विपरीत दिशा में होता है, जिससे कि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को खत्म कर देते हैं। बात सही है, ठीक है। लास्ट आता है लघु लोह चुंबकीय या फेरी चुंबकीय, से अपन बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। देखो इसमें भी नाम क्या है, इसमें भी नाम क्या आया, लोह चुंबकीय। क्या नाम आया, लोह चुंबकीय। यानी ये ठोस भी लोह चुंबकीय ठोस की भांति होते हैं, परंतु इनमें डोमेन्स का संरेखण, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो अभिविन्यास जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि ये एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र को पूर्णतः निरस्त नहीं कर पाते और नेट चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ निकल के आता है। भाई यहां पर इसने पूरा कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहां पर नहीं होता। ऐसा क्यों, जैसे 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हैं तो 3 एंटी क्लॉकवाइज होंगे, 2 मान लो क्लॉकवाइज है तो 1 क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब आप काउंट करो, 4 क्लॉकवाइज, 2 क्लॉकवाइज, टोटल कितना हो गया, 6 तो क्लॉकवाइज हो गए, 3 एंटी क्लॉकवाइज, 1 एंटी क्लॉक, यानी कि 4 आपका कैसा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट क्या मान निकल के आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो कहां घूम रहे होंगे, क्लॉकवाइज, यानी कि इनमें चुंबकीय क्षेत्र भैया कैंसिल कंप्लीटली नहीं होता है, इसलिए इनमें चुंबकीय आघूर्ण का मान कुछ ना कुछ निकल के आता है। ठीक है भाई, इसके जो एग्जांपल्स होते हैं वो होते हैं धातु फेराइट। क्या होते हैं इनके एग्जांपल्स, धातु फेराइट होते हैं। धातु जो होता है वो 2+ में होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O4। तो फॉर एग्जांपल Mg2+ Fe2O4, तो अपन इसको हटा देते हैं। मैग्नीशियम फेराइट है ना, जिंक फेराइट है ना, आयरन फेराइट है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, या Fe3O4 भी बोल सकते हैं, Fe3O4। बात ठीक है। तो ये 5 प्रकार के ठोस थे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता है, चाहे वो बोर्ड कैसा भी हो, स्टेट बोर्ड कैसा भी हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सब में इनके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे से आना चाहिए, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसके बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है भाई, अब एक लास्ट इसमें एक क्वेश्चन बनता है, जो लास्ट है क्वेश्चन ये भी बनता है कि चाहे वो लौह चुंबकीय हो, प्रतिलौह चुंबकीय हो या फेरी चुंबकीय हो, अगर हम इन्हें उच्च ताप पे गर्म करते हैं तो ये तीनों किसमें बदल जाते हैं,
अनुचुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। आगे बात समझ में, ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों होते हैं, अगर हम इन्हें गर्म करें, उच्च ताप अगर इन्हें दें, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? अनुचुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनमें जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका यादृच्छिकरण हो जाता है, रेंडमाइजेशन हो जाता है, इसलिए कुछ न कुछ नेट आघूर्ण का मान निकल के आता है। इसलिए सबके सब किसमें बदल जाते हैं? अनुचुंबकीय ठोस में बदल जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज के इस 9th लेक्चर में हमने ठोसों के चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा था। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।